स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड बॉन्डिंग इन कंपाउंड्स। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। बॉन्डिंग के अंदर, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर दो तरह की बॉन्डिंग्स पाई जाती हैं, आयनिक या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, और दूसरी जो है वो आपकी है कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एटम टू अनदर एटम। एक एटम से जब दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है तो आयनिक बॉन्ड बनता है, और इसमें कैटायंस और एनायंस बनते हैं, और इन दोनों कैटायंस और एनायन के बीच में म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से आयनिक बॉन्ड बनता है। टोटल एनर्जी इसके अंदर हमको जो मिलती है, जिसको कि हम ई आयनिक से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो किसके बराबर है, IP यानी आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी, EA यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, माइनस E² अपॉन RC यानी कैटायन का जो रेडियस है और एनायन का जो रेडियस है, या हम इसको कहें कि ये आपकी लेटिस एनर्जी के बराबर है। जब कोई भी एटम, जिसको कि हम माने कि C, एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करता है, उस वक्त जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है वो हमारी आयनाइजेशन पोटेंशियल कहलाती है और कैटायन बनता है। इसी तरह से दूसरा एटम A इस इलेक्ट्रॉन को जब लेता है तो एनर्जी रिलीज़ करता है, जिसको कि हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन, दे कंबाइन टू गिव एन आयनिक क्रिस्टल एंड द एनर्जी इक्वल टू द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इज़ रिलीज, यानी कि लेटिस एनर्जी के बराबर एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। बॉन्ड स्टेबल हो, इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो लो होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होनी चाहिए, और जो लेटिस एनर्जी है वो भी हाई होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स पेयर विद अ सिमिलर और डिफरेंट एटम इज़ कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। ये बॉन्ड सिंगल, डबल या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स हो सकते हैं। दो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं। वाटर मॉलिक्यूल के अंदर एक हमको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के अंदर 3 या ट्रिपल बॉन्ड हमको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इसके बाद हम एक बात करते हैं ऑक्टेट रूल की। जब दो एटम कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो वो इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेते हैं, यानी उनका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो NS2P6 के बराबर हो जाता है। हमको यहाँ पे डिविएशन भी नज़र आते हैं। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनके अंदर ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट होता है। एग्जाम्पल बेरिलियम क्लोराइड और बोरोन ट्राइफ्लोराइड के केस में सेंट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 8 से कम होते हैं। बोरोन के अंदर कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 P1, और ये कंबाइन करता है फ्लोराइड के साथ में, जिसमें कि आउटरमोस्ट ऑर्बिटल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो यहाँ जब हम बोरोन के साथ में कंपेयर देखते हैं तो बोरोन के पास टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, यानी ये ऑक्टेट को ऑब्टेन नहीं कर पाता। उसी तरह से इसका एक और अपवाद जो है वो है एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट, यानी 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो सेंट्रल एटम के पास हो जाते हैं। यहाँ पे एग्जांपल हम PCl5 का देखते हैं। फॉस्फोरस यहाँ पे 5 बॉन्ड बना रहा है क्लोराइड के साथ में, यानी इसके आसपास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आ जाते हैं। वेव मैकेनिकल ट्रीटमेंट और ज्योमेट्री को समझने के लिए 2 थ्योरीज़ जो हैं वो दी गई थी। सबसे पहली थी VBT, जिसको हाइटलर और लंडन ने दिया, और उसके बाद उसको डेवलप किया पॉलिंग और स्लेटर ने। और दूसरी थ्योरी हमारी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको हुंड और मुलिकन ने प्रपोज किया था। VBT इज़ बेस्ड ऑन पेयरिंग एंड न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अपोज्ड इलेक्ट्रॉन स्पिन, यानी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स जब पेयर अप होते हैं और उनका स्पिन जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, ये हमारे VBT का बेस है। इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं इस तरह से कि व्हेन द एटम्स आर ब्रॉट नियर ईच अदर, देयर इज़ अ चेंज इन एनर्जी ड्यू टू द रीअरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ वन एटम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अनदर एटम। जब 2 एटम आपस में मिलते हैं, जब पास आते हैं, तो उनकी एनर्जी में चेंज आ जाता है, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के अंदर रीचेंज होती है, अरेंजमेंट हो जाता है, रीअरेंजमेंट होता है, और एक दूसरे की वजह से होता है। अगर 2 एटम्स को हम डिस्क्राइब करते हैं बाय द वेव फंक्शंस psi A एंड psi B,
then the wave function for the system of the independent atom will be psi is equal to psi a and psi into psi b। अगर हम इनके वेव फंक्शन से एक्सप्लेन करें, हमने दो एटम लिए जिसके अंदर एक का वेव फंक्शन psi a, दूसरे का psi b, तो इस पूरे सिस्टम के वेव फंक्शन जिसको कि हम psi से रिप्रेजेंट करते हैं वो किसके बराबर होगा, psi a इंटू psi b के बराबर। अगर यहाँ पे हम बहुत सारे सिस्टम्स को देखते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं psi 1, psi 2 अप टू psi n के उस पर। तो उस सेम सिस्टम के लिए वेव फंक्शन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं psi इज़ इक्वल टू c1 psi 1, c2 psi 2, c3 psi 3 एंड सो ऑन, जहाँ पे हमारे c1 और c2 ये सब क्या है, ये कोफिशिएंट्स हैं। ये इक्वेशन हमारी बेस्ड होती है लॉ ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हम इसको समझते हैं एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को लेकर के। इमेजिन करें, हम कंसिडर करें कि दो हाइड्रोजन एटम्स हैं जिनको कि हम ए और बी का नाम देते हैं और इनके पास इलेक्ट्रॉन का नंबर हमने 1 और 2 रखा। यहाँ पे हमने दोनों का स्ट्रक्चर बनाया। ए एटम जो है उसके पास E1 इलेक्ट्रॉन है और जो बी एटम है उसके पास E2 इलेक्ट्रॉन है। इनके वेव फंक्शंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं psi a1 एंड psi b2। अब वेव फंक्शन अगर इसका हम इस पूरे सिस्टम का निकालते हैं तो ये किसके बराबर होगा, psi a1 इंटू psi b2। एनर्जी चेंज जो पूरे प्रोसेस में यहाँ पे होगी वो ये हम इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये है हमारा एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस r के बीच में ग्राफ। अलग अलग आपको यहाँ पे लाइंस नज़र आ रही हैं। c हमारा यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है रिपल्सिव इंटरैक्शन ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेम स्पिन, और a, b, d और f जो है वो थ्योरेटिकल एनर्जी कर्व्स हैं जिनको कि हम कंपेयर करते हैं एक्सपेरिमेंटल कर्व e से। ये हमारा e कर्व है जो कि एक्सपेरिमेंटल कर्व है। जैसे जैसे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस को हम कम करते जाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम होती चली जाएगी। जब दो एटम्स एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं उस वक्त इसकी एनर्जी सिस्टम की ज़ीरो होती है। एनर्जी इंक्रीज़ करती है जैसे जैसे हम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को कम करते चले जाते हैं। तो फाइनली पहले ये कम होगी और उसके बाद ये वापस एनर्जी जो है वो एट द एंड इंक्रीज़ होती है। कर्व ई यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है। इंफॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज 0.74 आर्मस्ट्रॉन्ग एंड द डिक्रीज इन द एनर्जी इज 458 किलो जूल्स मोल इनवर्स। दो हाइड्रोजन के एटम्स जब मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं उस वक्त उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, 0.74 आर्मस्ट्रॉन्ग के बराबर, और जो पोटेंशियल एनर्जी हमको यहाँ पे मिलती है दैट इज़ 458 किलो जूल्स मोल इनवर्स। इनिशियल जो फर्स्ट कर्व हमारा ए था उसके अंदर कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो 0.9 आर्मस्ट्रॉन्ग की, और जो एनर्जी है वो 24 किलो जूल्स मोल इनवर्स की होती है। दैट मीन्स यहाँ पे कैलकुलेटेड और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के अंदर बहुत लार्ज डिफरेंस नज़र आता है। इट मीन्स जो हमारी पहली इक्वेशन यानी वेव फंक्शन psi a1 इंटू psi b2 जो है वो यहाँ पे पूरी नहीं उतरती। मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के अंदर ना सिर्फ केवल एटम्स की मिक्सिंग होती है पर इसके अलावा दूसरे भी इंटरैक्शंस होते हैं जिसकी वजह से एनर्जी चेंज आता है। पहला इंटरैक्शन है एक्सचेंज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। When the bond is formed, the electrons of the two hydrogen atoms are exchanged. When the atomic orbitals overlap, the two shared electrons become indistinguishable from each other. इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक एटम से दूसरे एटम के अंदर आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। पहला सेट हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे ए के पास नंबर 1 इलेक्ट्रॉन है, बी के पास इलेक्ट्रॉन नंबर 2 है। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि ए के पास अब इलेक्ट्रॉन नंबर 2 है और बी के पास इलेक्ट्रॉन नंबर 1 है। इनके वेव फंक्शंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं पहले वाले स्टेट के लिए psi 1 इज़ इक्वल टू psi a1 इंटू psi b2, और सेकेंड के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं psi a2 इंटू psi b1।
अब हम लॉ ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हुए इसका वेव फंक्शन जो है वो कैलकुलेट करते हैं। अगर मोड ऑफ इंटरैक्शन सिमेट्रिकल है और एंटी सिमेट्रिकल है तो इनके वेव फंक्शंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं शाय एस और शाय ए के साथ। और वेव फंक्शन जो हमको मिलेगा सिमेट्रिकल के लिए हमको शाय 1 प्लस शाय 2 यानी A1 इंटू B2 प्लस शाय A2 इंटू शाय B1। और एंटी सिमेट्रिकल के लिए हम यहाँ पे इसको माइनस करेंगे, शाय 1 माइनस शाय 2, 1 की वैल्यू हमारी शाय A1 इंटू शाय B2 माइनस शाय A2 इंटू शाय B1। ये दोनों वैल्यूज़ हमको कर्व B और कर्व D में नज़र आता है, जहाँ पे शाय A जो है वो हायर एनर्जी का सिस्टम है। इस केस के अंदर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नहीं बनेगा और इसको हम नॉन बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग कहते हैं। सिस्टम शाय एस का देखते हैं तो उसकी जो एनर्जी है वो लोअर एनर्जी है और इस केस के अंदर मॉलिक्यूल बनेगा और इसको हम बॉन्डिंग स्टेट कहते हैं। अब अगर हम कैलकुलेट करते हैं हमारे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को और एनर्जी के अंदर डिक्रीज़ को, तो हमें ये डिस्टेंस मिलता है 0.8 आर्मस्ट्रॉन्ग और एनर्जी हमको मिलती है 303 किलो जूल्स मोल इनवर्स, यानी एनर्जी डिक्रीज़ हो गई है 24 से 303 ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, और इस डिफरेंस को हम एक्सचेंज एनर्जी कहते हैं। अब सेकेंड इफेक्ट हमको मिलता है ड्यू टू द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। फर्दर इम्प्रूवमेंट हमको मिलता है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस और डिक्रीज़ इन एनर्जी का, अगर हम ये कंसिडर करें कि इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को शील्ड करते हैं। और इस वक्त वैल्यू जो है हमको R0 की मिलती है 0.76 आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि हमको रिप्रेजेंट करता है कर्व डी के अंदर, और डिक्रीज़ होती है एनर्जी अप टू 365 किलो जूल्स मोल इनवर्स पे। तीसरा इफ़ेक्ट जो है वो मिलता है आयनिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। अब फर्दर इम्प्रूवमेंट हमको वेव फंक्शन में मिलता है अगर हम ये कंसिडर करते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन एटम का वो दूसरे हाइड्रोजन एटम के अंदर टोटली ट्रांसफ़र हो जाता है। अब हम सिस्टम को ये रिप्रेजेंट इस तरह से कर सकते हैं कि एक हाइड्रोजन में से जो इलेक्ट्रॉन था वो दूसरे हाइड्रोजन में चला गया, यानी HA के पास दोनों इलेक्ट्रॉन्स चले गए। एक कंडीशन हमारी ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि A एटम से इलेक्ट्रॉन जो है वो B के पास चला जाए, यानी अब B के पास दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ गए, जिसको कि हम स्टेट 4 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये आयनिक नेचर डिक्रीज़ करता है इंटर आयनिक डिस्टेंस को और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ाता है। वेव फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन दोनों स्टेट्स की शाय 3 और शाय 4 के साथ में। शाय 3 किसके बराबर होगा, शाय A1 इंटू शाय A2, और शाय 4 किसके बराबर होगा, शाय B1 इंटू शाय B2। तो टोटल आयनिक फंक्शन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं शाय आयनिक इज इक्वल टू शाय 3 प्लस शाय 4। दैट मीन्स इसकी इन दोनों की वैल्यूज़ को अगर हम यहाँ पुट करें तो शाय A1 इंटू शाय A2 प्लस शाय B1 इंटू शाय B2। इट मीन्स कि जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो प्योरली कोवेलेंट नहीं है, इसके अंदर आयनिक करेक्टर भी प्रेजेंट होता है। तो हम टोटल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का कंबाइंड वेव फंक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसके बराबर है, शाय कोवेलेंट प्लस शाय आयनिक। कोवेलेंट की वैल्यू हमारी किसके बराबर है, शाय A1 शाय B2 प्लस शाय A2 इंटू शाय B1 प्लस आयनिक में हम यहाँ पे लैम्डा दे रहे हैं जो कि एक मिक्सिंग कोफिशिएंट कहलाता है, और उसके बाद शाय आयनिक की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। लैम्डा इज़ द मिक्सिंग कोफिशिएंट एंड नाउ द वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन इज़ 0.17 इसकी वैल्यू। Thus, we see that after all these modifications, the calculated bond energy of the hydrogen molecule is 388 kilojoules per mole inverse, and the distance internuclear distance is 0.75 Armstrong, जो कि experimental value से काफ़ी close होती है। VBT के important features देख लेते हैं। Atoms they should have unpaired electrons to form the bond। एटम के अंदर unpaired इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। सेकेंड, बॉन्ड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग से बनता है। थर्ड,
बॉन्डेड एटम्स के बीच में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जाती है और ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। इसकी लिमिटेशंस ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता ऐसे मॉलिक्यूल्स में जिसमें कि ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जैसे O3 NO एंड H2+। इसके अलावा ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स को, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है पाई बॉन्डिंग को, और कुछ मॉलिक्यूल्स की स्टीरियोकेमिस्ट्री और आयंस को VBT एक्सप्लेन नहीं कर पाता।